हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कैटेनरी के बारे में सीखा था, जिसमें पूर्णतः लचीली डोरी जो किसी भी बिंदु पर मोड़ने पर कहीं से भी मोड़े तो वो मोड़ने का प्रतिरोध नहीं करती है, पूर्णतः लचीली डोरी होती थी वो। कैटेनरी क्या होती थी, किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य से ढीला लटका दिया गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो वक्र बनाएगी डोरी या जंजीर, वो क्या कहलाती है? कैटेनरी कहलाती है। यदि और साधारण कैटेनरी क्या था कि अगर इसको स्वतंत्रतापूर्वक ढीला लटका दिया जाए, किन्हीं दो स्थिर बिंदु जो एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में स्थित ना हो, साधारण कैटेनरी होती थी। आज से हम स्टार्ट करेंगे साधारण कैटेनरी का नैश समीकरण ज्ञात करें। तो ये क्या होता है? कैटेनरी का नैश समीकरण ज्ञात करें। किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं को मतलब ढीला लटका दिया इस डोरी या जंजीर को, तो ये वक्र क्या कहलाएगा? कैटेनरी। अब इस वक्र को दो स्थिर बिंदु है, ये मतलब माना इसी ए और बी दो स्थिर बिंदु है। ए और बी क्या है? दो स्थिर बिंदु है, ठीक है। माना ए और बी दो स्थिर बिंदु है, इन्हें स्वतंत्रतापूर्वक गुरुत्वाकर्षण के अधीन ढीला लटका दिया डोरी या जंजीर को, और ये निम्नतम बिंदु सी है, ठीक है। ए सी तो हम कह सकते हैं माना ए सी बी एक डोरी है। माना ए और बी दो स्थिर बिंदु हैं, ठीक है, तथा ए सी बी एक डोरी है, ओके। ए और बी क्या है? दो स्थिर बिंदु है, और ए सी बी एक डोरी मान लिया इसको, ओके। डोरी का निम्नतम बिंदु क्या है? सी है। डोरी का निम्नतम बिंदु जो गुरुत्वाकर्षण का ढीला लटकाने पर जो बन रहा है, निम्नतम बिंदु क्या है? सी है, ठीक है। तथा डोरी पर, ये डोरी है, ए सी बी एक डोरी है, इस पर कोई बिंदु पी मानते हैं। क्या मानेंगे? ए सी बी एक डोरी है, इस पर कोई बिंदु पी है, तथा डोरी पर कोई बिंदु पी है, ओके। साथ ही ये जो सी पी है, ये डोरी है, ये सी पी है, ये डोरी का जो भाग है सी पी, इसको बोलते हैं चाप बोल सकते इसको। अगर इसको वक्र बोलेंगे तो ये चाप बोलेंगे इसको, ठीक है। साथ ही सी पी बराबर चाप एस है, ओके। सी पी बराबर एस है, एवं डोरी की प्रति इकाई लंबाई का भार, ये जो डोरी है इसकी प्रति इकाई लंबाई भार कितना है? लंबाई भार W है, ओके, स्मॉल w, ओके। इसलिए अपन कह सकते हैं, इसलिए डोरी, ये डोरी थी अपने पास में, इसकी प्रति इकाई लंबाई का भार कितना था? S प्रति इकाई लंबाई का भार W था, और ये डोरी क्या है? साथ ही ये चाप कितना है? CP। तो डोरी की, इसलिए डोरी CP का भार कितना होगा? प्रति इकाई लंबाई का भार तो कितना था? S था, तो इस CP का बोलेंगे तो CP का भार कितना होगा? CP का भार WS होगा, ओके। डोरी प्रति इकाई की लंबाई का भार W है, और ये जो वक्र अपन काम में ले रहे हैं, जो चाप या CP जो डोरी का भाग काम ले रहे हैं, वो WS होगा, इसका भार, ओके। तो अपन निम्न स्थितियों पर विचार करेंगे, ठीक है।
अब क्या करेंगे? अब हम डोरी के भाग सीपी के संतुलन पर विचार करते हैं। संतुलन पर विचार करते हैं। डोरी के भाग सीपी के संतुलन पर विचार करते हैं, जो कि निम्न बलों के अंतर्गत है। निम्न बलों के जो कि निम्न बलों के अंतर्गत है। क्या? जो कि निम्न बलों के अंतर्गत है। अंतर्गत संतुलन में है। संतुलन की स्थिति पर विचार करना है तो संतुलन में होना चाहिए। फर्स्ट, कौन से बलों के अंतर्गत संतुलन में है? बिंदु टी पर तनाव टी। बिंदु पी पर डोरी में ये वक्र ले लिया, इसको स्वतंत्रता पूर्वक ढीला लटका दिया, तो यहाँ पर दो तनाव बनेंगे। एक तो मतलब ढीला लटकाने पर एक कोई सी बिंदु पर ऐसे खींचेगा और एक ऐसे, ठीक है, इस पे भी तनाव आएगा। तो बिंदु पी पर डोरी में तनाव टी है, जो कि पी पर स्पर्श रेखा के अनुदिश है। ओके। सीपी पर संतुलन पर विचार करेंगे तो हम निम्न बलों के अंतर्गत संतुलन में होगा ये सीपी। बिंदु पी पर डोरी में तनाव टी है, जो कि पी पर स्पर्श रेखा के अनुदिश है। बिंदु पी पर तनाव के लिए क्या लगाएंगे? कि बिंदु पी से जाती हुई एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये स्पर्श रेखा खींच दिया, पर तनाव टी, ठीक है, टेंशन टी, ठीक है। सेकंड स्थिति आती है जो निम्न बलों के सीपी संतुलन के लिए देख रहे हैं अपन। सेकंड स्थिति में क्या करेंगे? निम्नतम बिंदु कौन था? सी। निम्नतम बिंदु पर बिंदु पी पर डोरी में तनाव टी है, जो कि बिंदु पी पर स्पर्श रेखा के अनुदिश है। अब क्या करेंगे? सेकंड स्थिति आएगी निम्नतम बिंदु पर डोरी में तनाव कितना है? निम्नतम बिंदु पर डोरी में तनाव T 0 है, जो कि C पर स्पर्श रेखा के अनुदिश है। दूसरा बल लगेगा कहाँ पे? बिंदु सी पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। बिंदु सी पर स्पर्श रेखा खींचने पर तनाव T 0, ठीक है। निम्नतम बिंदु पर डोरी में तनाव कितना है? निम्नतम बिंदु कौन? जो कैटेनरी का निम्नतम बिंदु सी था, इस पर तनाव कैसे पता लगाएंगे? कितना बल लगाया इसके ऊपर? इसलिए इस पर स्पर्श रेखा खींच देंगे, तो इस दिशा में इस पर टेंशन तनाव लगेगा, जो कि स्पर्श रेखा के अनुदिश है। ओके। ये जो बिंदु P पर डोरी में तनाव T था, जो कि P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश था, ये क्या होता है? ये क्या होता है? क्षैतिज के साथ साई कोण भी बनाता है।
ये क्षैतिज है, इसके साथ क्या बनाता है, साई कोण भी बनाता है। अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, और क्षैतिज के साथ साई कोण बनाता है। ओके, यहाँ तक अपन देख लिया। ओके, ठीक है। थर्ड कंडीशन आती है, एक तो बिंदु P पर तनाव टेंशन लग गया थी, और एक बिंदु निम्नतम बिंदु C पर तनाव T0 लग गया, और इस पर स्पर्श रेखा खींची गई जो क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाती है, साई। थर्ड पॉइंट, चाप CP का भार कितना है, चाप CP का भार प्रति इकाई लंबाई का भार, प्रति इकाई लंबाई का भार कितना था, S था, तो चाप CP की लंबाई का भार कितना हो जाएगा, WS हो जाएगा। क्योंकि चाप CP की लंबाई कितनी थी, S, तो S, और प्रति इकाई लंबाई का भार कितना है, W, तो ये CP का भार कितना हो जाएगा, WS। चाप CP का भार WS, इसके गुरुत्व केंद्र Q से ऊर्ध्वाधर तय नीचे की ओर लगेगा और सक्रिय है। ठीक है, मतलब ये कैटेनरी था, यहाँ पे बिंदु P था, यहाँ पे निम्नतम बिंदु C है, ये यहाँ से ये तनाव लगाएगा, ये स्पर्श बिंदु P पर तनाव कैसे होगा, इस पर स्पर्श रेखा खींच जाए उसके अनुदिश होगा, और बिंदु C पर तनाव इस पर स्पर्श रेखा खींचने पर इसके अनुदिश होगा। ओके, अब यहाँ पे इस पर ये जो भाग है CP जो डोरी के अपन ने चाप लिया था या भाग लिया था, अब इस पर भी भार लगेगा, तो इसका मिड पॉइंट से यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे ये नीचे की ओर लगेगा। इसका जो भार है बिंदु Q, यहाँ पे बिंदु Q मान सकते हैं अपन, Q, ये भार कितना कैसे लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। ओके, भार नीचे की ओर लगेगा, WS भार लगेगा, बिंदु क्या है, Q। ओके, इसका भार क्या लगेगा, ये डोरी ऐसे नीचे की ओर झुकेगी, तो ये भार कितना हो गया, WS। इसकी लंबाई कितनी है, W, इसकी लंबाई है S, और ये प्रति इकाई लंबाई का भार W है, तो इसका पूरे का भार कितना हो जाएगा, WS हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्व केंद्र हो गया Q, इसके ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर सक्रिय होगा। तो यहाँ पे 3 बल कार्य कर रहे हैं, एक तो ऊपर वाला T, ये जो P पर लग रहा है, एक निम्नतम बिंदु पर जो तनाव टेंशन T लग रहा है, और एक गुरुत्व केंद्र के कारण लग रहा है सक्रिय। अब क्या करेंगे अपन, अब इन तीनों के संतुलन की स्थिति पर विचार करते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों का मिड पॉइंट आ रहा है, मतलब ये संतुलन की स्थिति है। ओके, ये भी जा रहा है, ये भी कट रहा है, और ये भी जा रहा है। ठीक है, तीनों का संतुलन। डोरी CP के संतुलन हेतु उपयुक्त तीनों बल एक ही बिंदु से गुजरने चाहिए, उपयुक्त तीनों बल क्या होने चाहिए, एक ही बिंदु से गुजरने चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये बल इधर गुजर रहा है, एक बल इधर, एक बल इधर गुजर, तो इसके लिए ये मानते हैं कि इस बिंदु से गुजर रहा है, गुजरने चाहिए। माना वह बिंदु क्या है, E है, E मान लिया।
संतुलन की स्थिति पर विचार करेंगे तो ये बिंदु ई मान लिया। यहाँ पे ये तीनों बल क्या है, संतुलन अवस्था में है। कौन से बल है, टी, T0 और WS। ओके, ठीक। अब इन तीनों बलों को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में वियोजित करना पड़ेगा। ओके, अब तीनों बलों को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित करने पर तीनों बलों को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित कैसे करेंगे। अपने पास क्या था, ठीक, यहाँ पे क्या है, ये क्षैतिज था, यहाँ पे क्या था, एक बिंदु P था, बिंदु P था। इस पर एक स्पर्श रेखा चाहते हुए एक स्पर्श रेखा खींची गई थी, तो अपन खींच सकते हैं एक स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा खींची, जो स्पर्श रेखा के बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींची थी, इस पर का तनाव क्या था, T था। बिंदु P से होती हुई स्पर्श रेखा तनाव T था। ओके, ठीक। और फिर बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींची थी हमने, और इसका ये जो तीनों बलों का मिड पॉइंट क्या था, E था। ओके, और ये निम्नतम बिंदु से ये इधर ये तनाव क्या लग रहा था, T0 लग रहा था। ठीक है, ये एक तो बल तो इधर जा रहा था, दूसरा बल इधर आ रहा था, निम्नतम बिंदु C के कारण। ठीक है, निम्नतम बिंदु T के कारण, और ये तीनों की संतुलन स्थिति है E। तीनों की संतुलन स्थिति T हो गया। अब इसको तीनों बलों को संतुलन स्थिति हो गया, इसको क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में वियोजित करेंगे। तो ये ऊपर वाला घटक क्या हुआ इसका, ये वाला घटक हो जाएगा इसका बिंदु E पर T sin थीटा, ऊपर वाले को अपन मानते हैं साइन या T sin थीटा, और ये वाला घटक हो जाएगा, यहाँ पे ये कोण कितना बना रहा है, साइन, और यहाँ पे ये कोण कितना बनेगा, साइन। ठीक है, और यहाँ संतुलन की स्थिति आ गई थी, और ये क्या नीचे कौन सा बल लग रहा था, ये WS बल लग रहा था। ओके, ठीक, तो ये क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक T sin फाई हो जाएगा, और क्षैतिज घटक हो जाएगा T cos फाई हो जाएगा। ठीक है, हम सीधा समझ सकते हैं, ऐसे कभी भी ये कोई ट्रायंगल है, अगर ये थीटा है, यदि ये A है, ये क्या है A, और यहाँ पे कोण थीटा है, तो ये क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, cos फाई, cos थीटा, A cos थीटा हो जाएगा। तो क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में वियोजित कर दिया तीनों बलों को, एक T था, T0 था, एक WS था। तो ये ऊर्ध्वाधर घटक होगा T sin फाई, और ये कितना होगा, T cos फाई। ओके, तो T cos फाई, जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर लगेगा, जितना बल इधर T0 लग रहा है इधर, उतना ही बल इधर लगेगा, क्योंकि स्ट्रेच हो रहा है ये। ओके, तो T cos साई बराबर किसके बराबर हो जाएगा, T0 के बराबर हो जाएगा, और जितना बल ऊपर की ओर लगेगा उतना ही बल नीचे की ओर लगेगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर दिया हमने। संतुलन की स्थिति पर विचार कर रहे हैं हम, पहला पॉइंट हो गया ये, और ये कितना हो गया, दूसरा पॉइंट, T sin फाई साई इक्वल टू WS। ओके, दूसरा पॉइंट हो गया, जितना बल ऊपर लगेगा उतना ही बल नीचे लगेगा, और जितना बल इधर लगेगा T0 के कारण उतना ही बल इधर लगेगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इनका डिवाइडेशन करेंगे, 2 में 1 का भाग देने का।
समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर क्या बनेगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन साई अपॉन कोसाई टी साइन साई टी कोसाई इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन टी जीरो, टी से टी कैंसिल। तो साइन साई और कोसाई इसको क्या बोल सकते हैं अपन, टेन साई बोल सकते हैं। टेन साई इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन टी जीरो। आ गया। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। यहाँ से अपन x की वैल्यू निकालेंगे, चाप की लंबाई की वैल्यू निकालेंगे, तो ये t0 ऊपर आ जाएगा, t0 ऊपर आ जाएगा अपॉन w नीचे आ जाएगा और टेन साई हो जाएगा। t0 टेन साई तो ये हो गया t0 टेन साई और ये अपॉन w आ जाएगा नीचे, ठीक है। t0 टेन साई अपॉन w आ जाएगा, ओके। एस की चाप की लंबाई की वैल्यू आ गई t0 टेन साई, ओके, अपॉन w। आगे देखते हैं अपन। माना ये जो t0 है, माना t0 बराबर c, t0 बराबर c और लंबाई माना t0 बराबर c, लंबाई की डोरी